गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर लिखे पीडीएफ से चेक करें। आप पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ से चेक करने के बाद उसे ट्रांसक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिक्टेशन के लिए, इसलिए ट्रांसक्राइब भी ज़रूर करें। एंड जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, अभी मैंने स्टार्ट किया है, कुछ टाइम ही हुआ है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें। ओके, नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। इस वीडियो में आपको 2 डिक्टेशन मिलेगी। फर्स्ट इज़ 100 वर्ड पर मिनट, जो कि राजस्थान पत्रिका एडिटोरियल से ली गई है, और सेकंड जनसत्ता एडिटोरियल से ली गई है, वो भी 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। तो यहाँ पर 2 डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा, अलग अलग एडिटोरियल है, तो आप उसे ज़रूर लिखें, इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 100 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। अमरीकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में सिर उठा रहा संकट बाकी दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी बेहद चिंताजनक है। तालिबान इसी फिराक में था कि अब अमरीकी सेना हटे और उसे फिर इस उजड़े देश में अपना दबदबा कायम करने का मौका मिले। तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 85% इलाकों पर उसका कब्जा हो चुका है और वह लगातार आगे बढ़ रहा है। तालिबान की इस बढ़त से अफगानिस्तान में फिर गृह युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इस बार तालिबान के हौसले इसलिए भी बुलंद हैं कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लड़ाके उसका साथ देने के लिए अफगानिस्तान में मौजूद हैं। खतरे को भांपते हुए भारत ने कंधार में अपने वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। पैरा चेंज। तालिबान के बदले हुए तेवर अफगानिस्तान में भारत विरोधी देशों के बीच नए समीकरणों के संकेत भी दे रहे हैं। अफगानिस्तान की खनिज संपदा पर नजरें गड़ाए चीन को तालिबान ने अपना दोस्त करार दिया है और कहा है कि देश के पुनर्निर्माण में वह चीन के निवेश पर बातचीत करना चाहता है। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण पर भारत अब तक भारी निवेश कर चुका है। तालिबान ही नहीं, पाकिस्तान को भी वहां भारतीय निवेश कितना खटक रहा है, यह पाकिस्तानी फौज के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के बयान से साफ हो जाता है। उन्होंने कहा, अफगानिस्तान में भारत का निवेश डूबता नजर आ रहा है क्योंकि यह अच्छी नीयत से नहीं किया गया था। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान कितनी अच्छी नीयत रखता है, यह असलियत सारी दुनिया जानती है। तालिबान की दोस्ती की पेशकश पर चीन ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उसने अफगानिस्तान में उपजे खतरों से निपटने के लिए पाकिस्तान से सहयोग का आग्रह किया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी का कहना है कि उनका देश पाकिस्तान के साथ मिलकर अफगानिस्तान में संवाद के जरिए राजनीतिक हल के लिए सभी पक्षों को समर्थन देना चाहता है। जाहिर है, राजनीतिक हल की आड़ में चीन का इरादा अफगानिस्तान में भी निवेश का वही खेल खेलने का है जो वह कई छोटे देशों में खेल चुका है।
पैरा चेंज। भारत को अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रम पर नजर रखनी होगी, क्योंकि वहां उभरने वाले समीकरण देश की सुरक्षा के लिए खतरे पैदा कर सकते हैं। इस घटनाक्रम को लेकर भारत सरकार चिंतित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया ईरान यात्रा को इस चिंता से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ईरान कई साल से जोर दे रहा है कि बातचीत के जरिए अफगानिस्तान संकट का स्थायी हल खोजा जाना चाहिए। भारत और ईरान की तरह दूसरे प्रमुख देशों को भी इस दिशा में ठोस पहल करनी चाहिए। तालिबान की बढ़ती ताकत अफगानिस्तान को फिर जिद्दी कट्टरपंथ के अंधे युग में धकेल सकती है। ऐसा हुआ तो यह पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा होगा। पैरा चेंज। धर्म, जाति और वर्ग की सीमाओं को लांघते हुए बेटियां आज भी पराई धरोहर है। एक ऐसी धरोहर जिनकी विदाई की कीमत चुकाई जाती है, जो अपना घर छोड़कर किसी दूसरे के घर को त्याग, तपस्या और समर्पण से संभालती है। उन्हें उस घर में अपना पहला कदम रखने के लिए लाखों का दहेज देना होता है। क्या यह परंपरा के नाम पर किया जाने वाला सौदा पीड़ादायक नहीं है? यह कितना हास्यास्पद है कि जिस परंपरा को समस्या मानकर स्कूल और कॉलेज में निबंध लिखे जाते हैं, वह शब्दों का खेल मात्र होता है। इस परंपरा की प्रासंगिकता क्या है? पैरा चेंज। दहेज की समस्या अब भी बनी हुई है। विश्व बैंक के एक गहन शोध की रिपोर्ट जिन तथ्यों को उजागर करती है, वे भारत में बेटियों की स्थिति को बखूबी बयान कर रहे हैं। यह अध्ययन 1960 से लेकर 2008 के मध्य देश के उन 17 राज्यों में किया गया जहां देश की 96% आबादी रहती है और इसमें 40,000 शादियों में दहेज लेन देन की वस्तु स्थिति को जानने का प्रयास किया गया। परिणाम चौंकाने थे। करीब 95% शादियों में दहेज दिया गया था। यह स्थिति तब है जब 1961 से इसे गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। इस कानून का अमूमन इस्तेमाल तभी होता है जब परिवार में टकराव और विलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाए, अन्यथा चुप्पी साध ली जाती है। पैरा चेंज। विश्व बैंक की रिपोर्ट ने जिस तथ्य का उल्लेख किया है, उसने उस अवधारणा को ध्वस्त कर दिया कि लड़कियों की उच्च शिक्षा और स्वावलंबन से दहेज प्रथा पर अंकुश लगाया जा सकता है। भारत में जिन 2 राज्यों में सबसे अधिक दहेज का लेन देन हो रहा है, वे हैं केरल और गुजरात। दोनों ही राज्यों में महिलाओं की स्थिति देश के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी है। शिक्षित बच्चियों के अभिभावक दहेज की मोटी रकम चुका रहे हैं। यह चिंताजनक स्थिति है। देश में लगभग हर 4 घंटे में दहेज के कारण एक महिला मारी जाती है। फिर भी हम दावा करते हैं कि दहेज की मोटी रकम बेटियों के लिए जीवन भर के सुखों की व्यवस्था है। क्या कभी यह विचार किया गया कि जिस सुख और सुरक्षा की कीमत अभिभावक अपने जीवन भर की कमाई देकर चुकाते हैं, वह स्वयं से सबसे बड़ा धोखा है। खरीद फरोख्त तो निर्जीव वस्तुओं की होती है, तो क्या बेटियां वस्तु हैं? अगर नहीं तो उनके लिए दूल्हे क्यों खरीदे जाते हैं? पैरा चेंज। अगर दहेज के दबाव
के लिए लड़के वालों को कटघरे में खड़ा किया जाता है तो लड़की वाले भी किसी भी स्थिति में स्वयं को निर्दोष नहीं मान सकते। अगर लड़कों की कीमत उनके परिवारों ने लगाई है तो उसे देना या न देना बेटियों के अभिभावकों पर निर्भर करता है। जिस क्षण से बेटियां जीवन का आखिरी लक्ष्य नहीं रहेगा, जिस क्षण से विवाह प्रतिष्ठा का सूचक नहीं रहेगा, हालात बदल जाएंगे। बच्चियों के जन्म के साथ ही उन्हें निरंतर यह एहसास नहीं कराया जाएगा कि जिस घर में उनका जन्म हुआ है वहाँ वे कुछ सालों की मेहमान है। उसी पल से लड़के अपनी कीमत लगाना भूल जाएंगे। यह काम बहुत मुश्किल है। एक या दो परिवारों की सोच बदलने भर से दहेज मुक्त भारत का मार्ग बहुत कठिन है। राह तो तब आसान होगी जब समाज के संवेदनशील और प्रभावशाली वर्ग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमें समझना ही होगा कि बेटियों को दहेज देकर विदा करना उनके दुखों के दरवाजों को खोलने जैसा है। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जो कि जनसत्ता एडिटोरियल से लिया गया है। डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, तो आप इसे ज़रूर लिखें। ओके नाउ डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जिस तरह व्यापक हिंसा, अपहरण और दूसरे दलों के प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने से रोकने का प्रयास देखा गया, उससे साफ हो गया कि राज्य सरकार खुद कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है। विचित्र है कि इस प्रकार उत्पात मचाने वाले सभी सत्ता पक्ष के समर्थक और कार्यकर्ता थे। लखीमपुर खीरी में तो एक प्रत्याशी की प्रस्तावक महिला की साड़ी खींचकर उसे नंगा तक करने का प्रयास किया गया। बहुत सारी जगहों पर दूसरे दलों के प्रत्याशियों को पर्चा नहीं भरने दिया गया। कई जगह सरेआम गोलीबारी करके पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया। एक सदस्य को तो उस समय अपहरण कर लिया गया जब वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने जा रहा था। उसे मुखाग्नि तक नहीं देने दी गई। कई जगह पत्रकारों पर भी हमले हुए। सब जगह पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। उत्तर प्रदेश तो क्या, देश में कहीं भी इससे पहले इस तरह लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखने का प्रयास नहीं देखा गया। हालांकि कई जगह बड़े पैमाने पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, मगर इससे योगी सरकार की छवि सुधरने वाली नहीं। पैरा चेंज। इससे पहले जिला पंचायत चुनावों में भी दूसरे दलों के प्रत्याशियों को नामांकन से रोका गया। लिहाजा कई सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशियों के बड़े पैमाने पर निर्विरोध चुने जाने की यही वजह है। उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं की इन हरकतों की वजह से स्वाभाविक ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या इसी तरह वह विधानसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के वक्त जब बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हो रहे थे, तब वहां ग्राम पंचायत चुनाव कराए गए, जिसमें भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उसमें समाजवादी पार्टी ताकतवर होकर उभरी थी। उसे लेकर विधानसभा
चुनावों की तस्वीर आंकी जाने लगी थी। उस हार को शायद योगी आदित्यनाथ पचा नहीं पाए और फिर ब्लॉक और जिला पंचायतों में इस तरह अपना दबदबा कायम करने का रास्ता अख्तियार कर लिया, मगर इससे उनका जनाधार बढ़ने के बजाय और खिसकेगा ही। पैरा चेंज। जब योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली थी तो उन्होंने दावा किया कि अपराधियों और गुंडों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं होगी। यह बात वे पिछले 4.5 सालों में अनेक बार दोहरा चुके हैं, मगर हकीकत यह है कि उनके शासन काल में राज्य में बलात्कार और हिंसा की जितनी घटनाएं हो चुकी हैं उतनी शायद पहले कभी नहीं हुई। अब साफ हो गया है कि वे अपराध को रोकने के बजाय विरोधियों का सफाया करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किए हुए थे। उनकी पार्टी के सदस्य और कार्यकर्ता खुद किस कदर राज्य में उत्पात मचाते रहे और प्रशासन उन्हें संरक्षण प्रदान करता रहा, यह पिछले 2 चुनावों में साफ हो गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की चिंता आगामी विधानसभा चुनावों में अपने खिसकते जनाधार को लेकर है, मगर इस तरह भय पैदा करके वे अपनी ताकत कितनी बढ़ा पाएंगे, शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा। अगर उनके कार्यकर्ता यही तरीका विधानसभा चुनावों में अपनाएंगे तो भयानक हिंसा की आशंका बनी रहेगी। देखना है लोगों को नामांकन से रोकने और जबरन वोट हथियाने की कोशिशों पर क्या कानूनी रुख रहता है। पैरा चेंज। 21वीं सदी में भी अगर यह सुनने को मिले कि भूख से हर मिनट 11 लोगों की मौत हो रही है तो इससे ज्यादा पीड़ादायक और क्या होगा। ऑक्सफैम ने अपनी ताजा रिपोर्ट में बताया है कि महामारी के दौर में भूख से दम तोड़ने वालों की तादाद सामान्य दिनों के मुकाबले काफी बढ़ गई है। यह ज्यादा चिंता की बात इसलिए भी है कि भूखमरी का सामना करने वालों की तादाद में 2 करोड़ से ज्यादा का इजाफा हो गया है। हो सकता है यह आंकड़ा और ज्यादा भी हो। मोटा अनुमान बताता है कि 15 करोड़ से ज्यादा लोगों भूखे पेट सो रहे हैं या कई दिन बिना खाए गुजार रहे हैं। यह हालत अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से लेकर दुनिया के कई विकासशील देशों की है। पिछले 1 साल में हालात इसलिए भी ज्यादा बिगड़े क्योंकि दुनिया के लगभग सारे देश महामारी और इसके दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं। जाहिर है ऐसे में सबसे ज्यादा असर उन देशों पर ही पड़ रहा है जो हर तरह से गरीबी की मार झेलने को अभिशप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने तो साल भर पहले ही अंदेशा जता दिया था कि महामारी की मार से 5 करोड़ लोग और बेहद गरीबी में चले जाएंगे। उनका यह अंदेशा आज हकीकत के रूप में सामने है। पैरा चेंज। इसमें कोई संदेह नहीं कि आधी से ज्यादा दुनिया गरीबी और भूखमरी की समस्या से जूझ रही है। हालांकि महामारी से पहले भी स्थिति कम विकट नहीं थी, पर महामारी ने इसे और बदतर कर डाला। भूखमरी की समस्या उन देशों में कहीं ज्यादा विकराल है जो गृह युद्ध जैसे संकट से जूझ रहे हैं और सामाजिक संघर्षों का सामना कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र व अन्य विदेशी मदद पर निर्भर हैं। पिछले 1 साल में ज्यादा मुश्किल
इसलिए भी खड़ी हुई क्योंकि वैश्विक खाद्य कार्यक्रम को मदद देने वाले देश ही महामारी के संकट में फंस गए। गौरतलब है कि वैश्विक खाद्य कार्यक्रम और दूसरे राहत अभियानों के लिए अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस जैसे धनी देश मदद देते रहे हैं, लेकिन अब इन देशों की अर्थव्यवस्था भी चरमराई पड़ी है। ऐसे में गरीबों को खाना मुहैया कराने का अभियान ठंडा पड़ गया है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने करीब 20 करोड़ लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 35 अरब डॉलर की मांग की थी, पर मिले सिर्फ 17 अरब डॉलर ही थे। ऐसे में भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए और मदद कौन देगा? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। पैरा चेंज। भुखमरी, गरीबी जैसी समस्याओं से निपट चुनौती भरा तो जरूर है, पर असंभव नहीं। आज जिन देशों में भी बड़ी आबादी इन गंभीर मानवीय संकटों का सामना कर रही है, तो इसके मूल में उन देशों की नीतियां ही ज्यादा जिम्मेदार है। स्टॉप।